तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले देखिए, जो पिछला हमारा लेक्चर था, आपको पता ही है कि क्या हमारा पिछला टॉपिक था, हमने न्यूमेरिकल करवाए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो आज हम पढ़ेंगे आपका फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ, फैराडे लॉ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ। जो फैराडे लॉ है, ये ये जो लॉ है, ये लॉ दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। ठीक है, इस पे दिया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम किसी कंपाउंड के मोल्टेन स्टेट में या उसके किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो कंपाउंड टूट जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देने पे किसी इलेक्ट्रिसिटी देकर के किसी कंपाउंड को तोड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके। और इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि किसी भी कंपाउंड के मोल्टन स्टेट या किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने पे एनोड और कैथोड पे कुछ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, और मान लो कि क्या है कि आप सपोज दैट सोडियम क्लोराइड ही है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और इसके एक्वस सोल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो हमें क्या होता है? देखिए, आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को हम एक हाई वोल्टेज करंट सोर्स से अगर जोड़ दें, उसके बाद में क्या करें, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं, तो आपको ये अच्छे से पता है कि क्या होता है कि इस केस में आपका जो कैथोड होता है, जो क्या होता है, कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलता है, और एनोड पे क्या मिलता है? आपका क्लोरीन गैस मिलता है। एनोड पे क्लोरीन गैस मिलता है। ठीक है, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलता है। तो अगर हम ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करें, और जो कैथोड और एनोड पे जो सबस्टांस ऑब्टेन्ड हो रहा है, इनको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो हमें एक क्लोज रिलेशनशिप मिलेगा। ये जो लॉ दिया गया है साइंटिस्ट फैराडे द्वारा दिया गया है, माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फिजिक्स में भी इनका बहुत ज्यादा नाम आता है। तो इन्होंने क्या किया था फैराडे साहब ने कि बहुत सारे कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस किया, और फिर उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करने की जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे थे कैथोड और एनोड पे, उन सब्सटेंस का मास उन्होंने मेजर किया। और उन्होंने देखा कि इस जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रोड इन दी सोल्यूशन, तो ये जो चार्ज है, जो आप चार्ज यहाँ से सप्लाई कर रहे हो, कहाँ से? बैटरी से। बैटरी से जो करंट सोर्स है, जहाँ ये जो बैटरी जो सोर्स है या जो करंट सोर्स है, इलेक्ट्रोड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, इसमें क्लोज रिलेशनशिप देखा गया। और इन्होंने दो लॉ दिया थे। वो लॉ कौन कौन से थे? तो इनके जो दो लॉ हैं वो आपके फैराडे फर्स्ट लॉ के नाम से जाना जाता है। फैराडे फैराडे फर्स्ट लॉ, और दूसरा लॉ है आपका फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। ओके, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट ऐसा है कि ये स्टेटमेंट बोलता है, ये लॉ बोलता है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच आर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? चार्ज फ्लो थ्रू इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्या बोलता है इला? इला बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड will be directly proportional, डायरेक्टली proportional
टू the amount of charge, the amount of charge which passes through, which passes through इलेक्ट्रोड। यानी इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उस समय कैथोड, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे कैथोड या कैथोड हो या एनोड हो, ठीक। आप किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर सकते हो, कैथोड के बारे में, एनोड पे। तो ये ला कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हो थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रोड के जो अमाउंट, जो सबस्टांस है उसका जो अमाउंट है, जो डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है एट इलेक्ट्रोड, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो वो प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज्यादा, आप देखो, वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से फ्लो पास आउट करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि देखिए, एक इसने इस लॉ को जरा ध्यान से पढ़ो। तो ये लॉ बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच आर लिबरेटेड or deposited at electrode will be directly proportional to amount of charge which passes through electrode। यानी इलेक्ट्रोड के थ्रू, यहाँ से जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के थ्रू जितना ज्यादा चार्ज पास होगा, इलेक्ट्रोड के थ्रू जितना ज्यादा चार्ज पास आउट होगा, उतना ज्यादा अमाउंट क्या होगा, सबस्टांस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिक्स तरीके से किस तरीके से बोलेंगे? तो मैं अगला पेज लेता हूँ। देखिए, आराम आराम से पढ़ना है। देखिए, ये ला क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच आर लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज विच पासेस थ्रू इलेक्ट्रोड। यानी अगर सपोज दैट, लेट लेट ऑन फ्लोइंग सर्जरी, लेट को बात छोड़ दो, मान लो कि जो अमाउंट आपका लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है एट इलेक्ट्रोड, वो किसको उस अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके अमाउंट को हम स्मॉल डब्ल्यू से, यानी वेट, मास, ठीक है, वेट बोलो या मास बोलो, दोनों एक ही बात है। तो ये रही, the amount of substance which are liberated at electrode will be directly proportional to the charge which passes through electrode। यानी W प्रोपोर्शनल किसके बता रहा है? Q के प्रोपोर्शनल बता रहा है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा आप चार्ज पास आउट करोगे थ्रू इलेक्ट्रोड, उतना ज्यादा अमाउंट क्या होगा, आपका डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड। अगर देखिए, अगर क्या यहाँ पे आप ही जानते हो व्हाट इज क्यू, यहाँ पे क्यू इज मतलब यहाँ पे, अगर कैपिटल क्यू भी आप यूज कर सकते हो, लो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बहुत लोग चार्ज को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्यू, व्हाट इज क्यू? तो क्यू इज चार्ज। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? चार्ज, ठीक है। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप ये भी जानते हो कि जो करंट होता है वो क्या होता है? चार्ज, देखो, जो करंट होता है वो क्या होता है? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। यानी एक सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हो? करंट बोलते हो। अगर आप यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्यू इक्वल टू आई टी होगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू किसके? आई टी। डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू किसके? आई टी। अगर इसी चीज को देखिए, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो मुझे एक कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मान लो कि हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जेड आई टी। तो दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन बना। अगर हम किसकी बात को माने, तो फैराडे फर्स्ट लॉ के हिसाब से डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी। व्हाट इज जेड? तो जेड इज यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर सपोज दैट आई इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए, अब चार्ज का यूनिट क्या होता है पता है आपको? एम्पियर होता है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करवाया जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रोड इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, वो कितना है? 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर।
और मान लो कि कितने समय के लिए पास आउट करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो मान लो कि वो 1 सेकंड के लिए पास आउट कराया जा रहा है। ठीक है, 1 सेकंड। तो अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हमको यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, तो डब्ल्यू इजकल टू जेड इंटू वन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डब्ल्यू इजकल टू जेड। यानी अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल, ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था ना, इसको हम अब डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से तो हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि देख रहे हो कि जब आप आई इक्वल टू 1 एम्पियर और टी इक्वल टू 1 सेकंड रख रहे हो, तो उस समय जो जेड की वैल्यू आ रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, डब्ल्यू की इक्वल आ रही है। यानी इस समय अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, वन वन एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए पास आउट करवाते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अमाउंट सबस्टांस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is that amount of substance, is that amount of substance which liberated or deposited at electrode. The electrochemical equivalent is that amount of substance which liberated or deposited electrode when आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सपोज दैट, अगर मैं इसको जो यहाँ पे क्यू है, यानी जो चार्ज है, चार्ज को हमने करंट करंट और सेकंड में से बदल दिया। अगर मान लो कि अगर हम क्यू को क्यू ही रहने देते होते, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हम हटा देते तो क्या मिलता है, जेड क्यू मिलता। ये भी तो ए होगा, इसको ए हुआ और ए हुआ, आपका ये दोनों जो फार्मूला निकल के आ रहा है, दोनों सेम फार्मूला है। क्योंकि यहाँ पे अगर जेड, तो यहाँ पे आप ये जो चीज है ना, जेड क्यू को आप फिर से चेंज कर सकते हो, क्यू इक्वल टू आई टी आएगा, तो वही चीज है। ठीक है, इसको ये और ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे हम क्यू इक्वल टू क्या रख दें, क्यू इक्वल टू वन, चार्ज का यूनिट होता है कुलाम। ठीक है, यानी एक कुलाम चार्ज अगर हम इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो कर दें, तो क्या आपको यहाँ पे जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, क्या होगा, किसकी इक्वल होगी, जेड की इक्वल होगी, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, सबस्त वो सबस्टा वो जो वेट होता है, वह मास होता है जो सबस्टांस लिबरेट होता है एट इलेक्ट्रोड, पास कितना पास करने पे चार्ज, तो 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करने पे, उस समय जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अमाउंट सबस्टांस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड, वही क्या कहलाता है यहाँ पे, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी यहाँ पे हम लिख ही दिए हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 कूलाम कूलाम चार्ज पास आउट थ्रू सॉल्यूशन, पास आउट पास आउट थ्रू इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड के थ्रू 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करा जाता है, तो उस समय जितना अमाउंट सबस्टांस का लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोड। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सबस्टांस व्हिच आर लिबरेटेड और डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड पास आउट थ्रू इलेक्ट्रोड। जब आप 1 एम्पियर की करंट को 1 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रोड के थ्रू पास आउट करवाते हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना अमाउंट सबस्टांस का डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड, वही क्या कहलाता है, या लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई
टी। ठीक है। जेड क्या है, और जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और उसको हमने डिफाइन कर लिया कि जब आप किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू 1 कूलाम चार्ज पास आउट करवाते हो, तो उस समय इलेक्ट्रोड के ऊपर जितना अमाउंट सबस्टांस लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो, अब यहाँ पे हम कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कुलाम। ठीक है। इतना कुलाम का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अब बात करते हो, देखिए, 1 मोल का मतलब आप जानते हो, 1 का मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ठीक है। तो इसी तरीके देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऐसे मान लो कि जो वन, ये क्या लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करते हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना मिलेगा आपको, इतने, इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इतना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इतना चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो इसको 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 को किसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 गुलाम। ठीक है। कितना आ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ रहा है, तो इतना चार्ज आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करोगे तो देखोगे, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23, और यहाँ पे -19 इंटू 1.6 आएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 4। ठीक है। 1.6 इंटू 10 पे पावर 6, 022 इंटू 10 पे पावर 4। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा, 96,500 गुलाम आएगा। 96,500 गुलाम। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96,500 गुलाम। ठीक है, गुलाम। और इस क्वांटिटी को क्या बोलते हो आप, 1 फैराडे बोलते हो। 1 फैराडे, 1 फैराडे, फैराडे, 1 फैराडे। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 गुलाम चार्ज होता है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे का चार्ज होता है, क्योंकि 96,500 गुलाम को ही 1 फैराडे बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं अगला नेक्स्ट पेज लेता हूँ। देखिए, अगर मैं कहूं कि अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखिए, अगर मान लो कोई आपका यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, और इसमें इलेक्ट्रोड आपके डिप हुए हैं, और ये इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है थ्रू एन एक्सटर्नल करंट सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल करंट सोर्स। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो कि सोडियम क्लोराइड ही है। ओके। तो आप ये देखते हो कि अगर हम क्या करें, 96,500 गुलाम, 96,500 गुलाम चार्ज पास आउट करवाएं, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रोड, तो कितना अमाउंट आपका सबस्टांस का डिपॉजिट होगा। तो वही इस बात पे डिपेंड करता है कि जो सबस्टांस डिपॉजिट होने वाला है या लिबरेट होने वाला है इलेक्ट्रोड, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है। तो 96,500 गुलाम चार्ज अगर आप पास आउट करवाते हो, तो जहाँ यहाँ पे ई ई ई अमाउंट क्या होगा, सबस्टांस का लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड, या ई अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड। ठीक है। व्हाट इज यहाँ पे ई, ई का मतलब यहाँ पे है केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। ई की वैल्यू, ई की क्या मतलब यहाँ पे है, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट वेट। केमिकल को हटा दो, ई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ई का मतलब हो रहा है यहाँ पे आपका केम इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपने इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका आपको पता है अच्छे से,
कि अगर हम मान लो कि आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट ई एसिड, आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो तो कैसे निकालते थे वहां पे कि एसिड का मास कितना है, ठीक है, मालिकुलर मास कितना है, मालिकुलर मास ऑफ एसिड और डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किस इक्विवेलेंट वेट आप बेस निकाला करते थे तो कैसे निकाला करते थे, मालिकुलर मास ऑफ बेस और डिवाइडेड बाय एसिसिटी ऑफ बेस, दैट बेस एसिडिटी। और इसी तरीके से आप किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला करते थे, तो साल्ट का आप यहाँ पे मालिकुलर मास ऑफ साल्ट रखा करते थे और नीचे क्या करते थे, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज से आप डिवाइड कर दिया करते थे तो आपका निकल जाता था, क्या निकल जाया करता था, तो आपका निकल जाया करता था इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। इसी तरीके से आप किसी आयन का आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला करते थे, तो उसके लिए आप क्या करते थे कि आयन का आय, आयन का मास, आयनिक मास, कि जो जो जिस आयन का आप मास, क्या है कि जिस आयन का आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो उस आयन का आपको मास रखना पड़ता था और डिवाइडेड बाय चार्ज परजेंट ऑन आयन, चार्ज परजेंट ऑन आयन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार निकाल कर लेता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो कि आपको एल्युमिनियम है, आयन है, अब इस एल्युमिनियम आयन का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है, यानी ई निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा, तो ई इक्वल टू, अब ये देखो ये जो आयन है इस आयन का मास कितना होता है, तो आपको पता है जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का मास, यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देता है तो क्या बनता है, एल्युमिनियम आयन। अब पता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, वह लगभग 2000 गुना होता है किसके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसकी तुलना में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से इस एल्युमिनियम का ये जो एटम है इसके मास में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर प्रोटॉन निकलता तो बहुत, तो फिर इफेक्ट होता उसका मास। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण से जो एल्युमिनियम आयन का जो मास है वह किसके मास के इक्वल होगा, एल्युमिनियम एटम के मास के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप जो मास की बात कर रहे हो वहां पे एल्युमिनियम एटम का मास यानी एल्युमिनियम का एटॉमिक मास आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम, जो एल्युमिनियम आयन है इस एल्युमिनियम आयन का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 27। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज परजेंट ऑन आयन, आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा आपका 9, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि 96,500 कूलम्ब चार्ज पास आउट करने पे कितना आपको अमाउंट सबस्टांस का लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड या डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ई अमाउंट आपका क्या होता है, सबस्टांस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करने पे तो कितना होगा, इसी देखो यहाँ पे इतना कूलाम था, इतना कूलाम चार्ज आप पास आउट करोगे तो ई वेट अमाउंट क्या होगा, ई वेट आपका सबस्टांस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड। अब इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 1 कूलाम, तो 1 कूलाम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वांटिटी है ये इसको आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, इसके नीचे लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ई बाई 96,500 गुलाम, ठीक है, इतना। यानी 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करने पे जो कितना अमाउंट आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो होगा ई बाई 96,500 कूलाम, मतलब इतना ग्राम आपका क्या होगा, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा सबस्टांस का इलेक्ट्रोड के ऊपर जब आप 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो, एक जो मैंने क्या कहा कि जेड क्या था, जेड था आपका सबस्टांस का वह अमाउंट था, सबस्टांस का वह अमाउंट था जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ये लिबरेट हो रहा है, कब, जब 1 कूलाम चार्ज पास आउट किया जा रहा है एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यही तो अमाउंट है, 1 कूलाम चार्ज पास आउट करने पे इतने अमाउंट सबस्टांस आपका लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी तो यही बोलता था,
कि 1 कूलाम का चार्ज पास आउट करने पे कितना अमाउंट सबस्टांस आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है या इलेक्ट्रोड होता है, वही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो, यानी जेड की वैल्यू, जेड की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ई वही 96,000। ठीक है, इतना रख सकते हैं। तो अभी जो हमने, अगला पेज लेता हूं मैं, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हमने, ये यहाँ तक हमने पहुंचा था कि W इजकल टू ZIT, और यहाँ पे जेड की जगह पे क्या रख सकते हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया, जेड के जगह जगह पे हम रख सकते हैं E/96,500 इंटू IT। तो दिस, ये आपका एक फार्मूला बन गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। और इसी साथ में फैराडे में सेकंड लॉ की बात कर लेता हूँ, इस पे भी हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे। फैराडे सेकंड लॉ, तो फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आर पास आउट थ्रू इलेक्ट्रोड, देन अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच आर लिबरेटेड आर डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड will be directly proportional to equivalent weight of that substance। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं एक बार कि we pass out if we passed out same amount of charge, amount of charge through different electrode, then amount of substance, amount of substance which liberated or which liberated are deposited at different, क्या कह रहा है, इफ वी पास आउट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो दी अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच आर डिलिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड विल बी, डिफरेंट इलेक्ट्रोड, डिफरेंट इलेक्ट्रोड deposited at different electrode will be directly proportional to, directly proportional to equivalent weight, equivalent weight of that substance। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है कि अगर मान लो कि हम सेम अमाउंट चार्ज पास आउट करवाएं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो कि एक आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ना लिख करके आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिख सकते हो, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, देन अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस। जैसे मान लो कि दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। अब दोनों इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, चार्ज पास आउट करवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, सपोज दैट ये इस तरीके का है। अब मैं इसको सीधे डायरेक्टली क्या करता हूँ कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो कि इसमें सोडियम क्लोराइड का, ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड का कोई सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है आपका मैग्नीशियम, मोल्टेन मैग्नीशियम क्लोराइड है। इन दोनों की दोनों हम सब हुआ, जो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के मोल्टेन स्टेट में भी हम पास आउट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे कंडीशन दे दे रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास आउट करवाते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ठीक है,
तो मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो चार्ज इस बैटरी के थ्रू जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, वो हम चार्ज जो है सेम रखते हैं दोनों केस में। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आप यहाँ पे 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो इसमें, इस सोल्यूशन के अंदर, और इस सोल्यूशन के अंदर भी 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो, क्योंकि ये कंडीशन है, ये बोल ही रहा है कि आपको क्या रखना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आप पास आउट करते हो थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। देखेंगे क्या होगा। तो मान लो कि यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि कितना, देखो ये देखो, ये वाला जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड देखो किससे किससे मिलके बना है, तो सोडियम और क्लोराइड आयन से। तो ये जो आपका सोडियम आयन है किधर की तरफ मूव करेगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। तो एट देखो, एक आपका कैथोड है, कैथोड, तो कैथोड के ऊपर कितना सोडियम डिपॉजिट होगा उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, ये आपका सोडियम आयन हो गया। अगर इस दो ये जब यहाँ पे जाएगा इस कैथोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सॉलिड बना लेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे ये कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप पास आउट करवाते हो तो आपका 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा एट दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, यहाँ पे 1 मोल सोडियम का कितना मास होता है, 1 मोल सोडियम का मास होता है 23 ग्राम। ठीक है, देखो अब यहाँ पर यही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा कि मैग्नीशियम जो आयन होगा, ये मैग्नीशियम जो आयन है, ये मैग्नीशियम आयन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर मूव करेगा, और यहाँ इस ये जो आपका इलेक्ट्रोड है कैथोड, कैथोड के ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अ, हम यहाँ पे 2 मोल नहीं 1 मोल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन देखो, चार्ज तो आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही पास आउट करवा रहा हो, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी ही पास आउट करवा रहा हो। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम आयन है, ठीक है, तो 1 मोल मैग्नीशियम आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, तभी ये किस में चेंज होगा, मैग्नीशियम सॉलिड में चेंज होगा। ठीक है, अगर क्या करते हो आप, 1 मोल मैग्नीशियम आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 1 मोल मैग्नीशियम आयन को कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और आप कितना मोल इलेक्ट्रॉन पास आउट करवा रहे हो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन आप चार्ज पास आउट करवा रहे हो इस सोल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, कितना कितना मोल मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, तो ये वाला जो दो है ना, ये दो यहाँ पे नीचे चला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप पास आउट करते हो तो 1/2 मोल मैग्नीशियम आयन डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम जो होगा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक 1 मोल मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम आयन का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 24 ग्राम। आधे मोल का आधा मोल, यहाँ पे आधा मोल है ना, तो आधा मोल, 1/2 मोल मैग्नीशियम आयन का जो कितना मास होगा, तो 24/12 है, सॉरी 24/2, यानी 12। ठीक है, यानी क्या आएगा, 12। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस समय यहाँ पे देखो, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे आप चार्ज पास आउट करवा रहे थे इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ए है और मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बी है। ए वाले केस में क्या हुआ, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, तो 23 ग्राम। इस वाले केस में कितना डिपॉजिट हुआ, 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ। और इस केस में क्या हुआ, इस केस में, तो इस केस में आपका यहाँ पे आप देखे कैलकुलेट ही किए 12 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ग्राम आपका मैग्नीशियम डिपॉजिट हुआ। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने क्या करवाया था, हमने सेम अमाउंट चार्ज किया था इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ए एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो अमाउंट सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पे वो अलग अलग हुआ। ठीक है, तो ये इसका जो सोडियम आयन था, सोडियम आयन का जो इक्विवेलेंट वेट आपने कैलकुलेट करोगे आप, तो कितना आएगा, 23/1 यानी 23।
ठीक है। और इसका जो मैग्नीशियम आयन का जो इक्विवेलेंट वेट आएगा कितना आएगा, इजकल टू 24/2 यानी 12। ठीक है। यानी देखो, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा था, जिस सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा था वो ज्यादा डिपॉजिट हुआ, और जिस सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट कम था वो क्या हुआ, कम यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। तो वही चीज तो ये बोल रहा था कि अगर हम क्या करें, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, तो जो अमाउंट सबस्टांस आपका लिबरेट होगा एट इलेक्ट्रोड वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। यानी डब्ल्यू इक्वल टू, इसका क्या कहना था कि जो जो अमाउंट आपका सबस्टांस का लिबरेट हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। जिस सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, उस वो जो सबस्टांस है वो इलेक्ट्रोड पे ज्यादा ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। और जिस अमाउंट का इक्विवेलेंट वेट कम होगा, उस सबस्टांस का वो सबस्टांस लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। ठीक है। तो यही चीजें कहना चाह रहा था। तो इसको हम इस तरीके से भी और आगे मैथमेटिक्स तरीके से क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू आपका ई। ठीक है। डब्ल्यू प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक रिलेशन बन गया डब्ल्यू। तो इसी चीज को अगर मैं क्या कहूँ कि ओके हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है आपका इक्विवेलेंट वेट, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ नीचे, तो क्या होगा, W/E प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। अब देखो, जब प्रोपोर्शनल साइन आप हटाते हो तो W/E, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट लगाओगे, क्या लगाओगे, कांस्टेंट लगाओगे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं है। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी होगी ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी। क्या होगी, ऑलवेज कांस्टेंट होगी, एक क्वांटिटी W/E। ठीक है। यानी अगर हम क्या करें कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हो, 3 इलेक्ट्रोलाइट या 4 5 चाहे जितना आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ए है, ए इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, बी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, सी है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, डी है। तो इन चारों के लिए अगर हम ए वाला रिलेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, इस तरीके से हम लिख, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। इसी तरीके से डाट डाट करके, मतलब और भी अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा तो इसी तरीके से आप लिख लोगे। तो एक रिलेशन आपका, ये सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ का एक आपका मैथमेटिकल फार्मूला बना। ठीक है। तो अब हम सवाल लगाते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ से आप रुकिए ना एक मिनट। यहाँ पे आपने अभी एक रिलेशन निकाला था, W/E/IT बाई 96,500। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये चीज देखते हो ना कि अगर आप इस क्वांटिटी को यहाँ पे लाते हो तो W/, क्या हो जाएगा, E/IT/96,500। ठीक है। ये भी क्वांटिटी आपकी बन सकती है, ऐसा रिलेशन बन सकता है। ओके। अब आगे हम अपना एक सवाल लगाते हैं, अब इसी पे हम सवाल लगा रहे हैं। सवाल लगाएंगे, देखिए। पहला जो आपका प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम कहता है कि हाउ मेनी कूलम विल बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर, हाउ मेनी हाउ मेनी कूलम विल बी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 24 ग्राम मैग्नीशियम फ्रॉम फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है। ये बात है। देखो, आप इसको फैराडे फर्स्ट लॉ के जो मैथमेटिकल फार्मूला जो आपने डेराइव किया था उससे भी निकाल सकते हो, या उससे भी आसान एक और आपका मेथड है, उससे भी, हम दोनों मेथड से लगाएंगे। तो देखो, अगर आप फार्मूले का यूज करते हो तो आपने पढ़ा है, अभी जो फार्मूला ड्राइव किया था वो फार्मूला क्या था आपका, W/E/IT बाई 96,500। ठीक है।
तो क्या ये बोल रहा था, ये बोल रहा था कितना कुलाम चार्ज, हाउ मेनी कुलाम्स, कुलाम्स विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे जो कुलाम्स है, कुलाम्स मतलब चार्ज, ठीक है। कुलाम तो जो होता है वो चार्ज का ही तो यूनिट होता है। यानी ये पूछ रहा है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा अगर आप क्या करते हो, 24 ग्राम मैग्नीशियम को लिबरेट करवाना चाहते हो, जब आप फ्यूज्ड मैग्नीशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है हमको क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कितना कुलाम चार्ज, क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम आपका है, दिस मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैग्नीशियम जो आयन होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इस तरीके से, और किस में चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम में चेंज होगा। यही तो आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा एज ए सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम आयन का इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, तो 12 देखो, एक मास ऑफ एटॉमिक मास, ऐसे भी तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम और डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट ऑन मैग्नीशियम आयन, जो 2 है, इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, 24/2 यानी 12 आएगा, ठीक है। यानी ई की वैल्यू यहाँ पे 12 है। और यहाँ पे आई टी की जगह पे आप क्या रख सकते हो, क्यू रख सकते हो, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनेगा, ई ई इंटू क्यू बाई 96,500, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, कितना हमको ग्राम यहाँ पे दिया, कितना है जो, कितना अमाउंट लिबरेट करवाना है, तो 24 ग्राम, यानी डब्ल्यू इक्वल टू 24 ग्राम। यहाँ पे 24 रखोगे आप, 24 ग्राम। और यहाँ पे आपका ई की वैल्यू आपकी कितनी है, 12 ग्राम। क्या है, ई की वैल्यू 12 ग्राम है। और क्यू की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करना ही करना है, भाई 96,500 गुलाम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 से 24/2, ग्राम से ग्राम कट गया, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 96,500 गुलाम, ठीक है। यानी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0 0 हो गया, 2 × 12 एक 13, और दोनों 18 19, यानी इतना गुलाम आपको चार्ज अगर पास आउट आप करवाते हो, ठीक है, तो 24 ग्राम मैग्नीशियम क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा आपको आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा यहाँ पे, इतना 1 लाख आपका, 1,93,000 गुलाम चार्ज अगर आप पास आउट करवाते हो, तब 24 ग्राम मैग्नीशियम आपका लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। दूसरा सवाल लेते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 10 ग्राम सिल्वर सिल्वर इन 2 आवर 2 आवर्स, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, क्या दिया है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इजकल टू दिया है 108, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना करंट निकालना है, यानी आई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना समय दिया है, तो 2 आवर दिया है, यानी टी इजकल टू कितना दिया है, 2 आवर, 2 आवर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है, यानी यम, स्मॉल यम, आप किसका, सिल्वर का, 108 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सिल्वर इन 2 आवर, लिबरेट 100 ग्राम सिल्वर, ओके ओके सही है, ओके। फिर यहाँ पे जो 10 ग्राम हमको कितना लिबरेट करवाना है, 10 ग्राम, यानी डब्ल्यू की वैल्यू भी दी है,
W इक्वल टू 10 ग्राम। ओके, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है, W इक्वल टू E इंटू आई टी बाई 96,500। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो आपको यहाँ पे गिवन है उसको सबकी सबकी सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे W की इक्वल टू क्या दी है, यानी 10 ग्राम दिया है। ठीक है, ई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो देखो ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ई इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर और डिवाइडेड बाय चार्ज प्रेजेंट ऑन सिल्वर, चार्ज प्रेजेंट ऑन सिल्वर। तो यहाँ पे देखो, तो जब भी आपको सिल्वर देखने को मिलेगा तो सिल्वर के ऊपर हमेशा यहाँ पे क्या होगा, वन पॉजिटिव चार्ज होता है। चाहे सिल्वर क्लोराइड देख लो, चाहे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो आप कभी यहाँ पे नहीं दे सकते कि सिल्वर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा हो सिल्वर हमेशा क्या करता है, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा +1 होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे E इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास दिया ही है 108 दिया है। ठीक है, और चार्ज कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, यानी E इक्वल टू कितना आएगा, 108 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो E इक्वल टू 108 दिया है यानी, और आई की वैल्यू तो आपको निकालनी ही निकालनी है। यहाँ पे जो टी है ना आवर में है, और यहाँ पे ऑलवेज जो टी की वैल्यू रखी जाती है वो सेकंड में रखी जाती है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। घंटा, 1 घंटा दिया, आवर दिया, अब आवर को मिनट में चेंज करोगे तो 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने भी सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या रखेगा हम लोग 260, इस तरह ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और भाई 96,500 इतना रखेंगे। यहाँ से जीरो से दो जीरो है, दो जीरो कट गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका, आप कैलकुलेट करिए, रुकिए मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, 10 इक्वल टू 108 इंटू आई इंटू 2 छक 12 और 12 छक 72, 72 और भाई 96,500। तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे ले जाओ और ये वाली क्वांटिटी दोनों नीचे ले आओ, तो क्या होगा, यानी आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो आई की वैल्यू होगी आपकी, आएगी 1.24 एम्पियर। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिंपल फार्मूले यूज करने थे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मैं अगले नेक्स्ट सवाल लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा एक चीज, एक टॉपिक मुझे और यहाँ पे ऐड करना है, वो है करंट इफिशिएंसी के बारे में। करंट इफिशिएंसी, तो करंट इफिशिएंसी की क्या होता है, कि करंट इफिशिएंसी आपको, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, तो ड्यू करंट इफिशिएंसी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, थोड़ा सा फार्मूला ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस बड़ा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, दैट लिबरेट आर डिपॉजिट, लिबरेट और डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल यानी कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मास। ठीक है, कैलकुलेटेड मास और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कहने का मतलब ये है कि करंट इफिशिएंसी की वैल्यू क्या होती है, कि आपका कितना अमाउंट सबस्टांस का लिबरेट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मास, प्रैक्टिकल वास्तव में कितना अमाउंट सबस्टांस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब समझ गए ना, कि आप खुद वहां पे जैसे क्या है कि
प्रैक्टिकल कहने का मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन है, जब सोल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे कराओगे, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर सबस्टांस लिबरेट हो गया, या तो लिबरेट हो गया या तो डिपॉजिट होगा। तो आप यहाँ पे वास्तव में रियल में कितना आप ऑब्टेंड कर रहे हो, ठीक है, आप इसको मेजर करोगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मास कितना आपको ऑब्टेंड हो रहा है, प्रैक्टिकल मास ऑब्टेंड, और डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब हुआ कि जो आपका फार्मूला जो है ना, फार्मूला, फार्मूला से कैलकुलेटेड हुआ, जो कैलकुलेट किया गया, वो भी कौन सा फार्मूला, फैराडे, जो फैराडे, आपका फैराडे फार्मूला आपने अभी कैलकुलेट किया है, इक्वल टू IT बाई 96,500। इस फार्मूले से जो आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालोगे ना, वो रखना है यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला से कैलकुलेटेड मास, कैलकुलेटेड मास अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू फैराडे ला। फैराडे ला के हिसाब से जो फार्मूला आपने निकाला था, उस फार्मूले के हिसाब से कितना अमाउंट सबस्टांस को लिबरेट होना चाहिए था या डिपॉजिट होना चाहिए था, ये ये नीचे वाली वैल्यू है। और वास्तव में कितना आपने पाया, तो ऊपर वाली वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाई कर देना, 100 कर देना है, ठीक है। तो ये है आपकी करंट इफिशियंसी। करंट इफिशियंसी का मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल मास जो आप ऑब्टेन करोगे एट इलेक्ट्रोड, और डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास, यानी फार्मूले के हिसाब से जो निकालोगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो मैं अभी अपना लेता हूँ। अगला सवाल हमारा ये है कि इफ ए करेंट ऑफ, इफ ए करेंट ऑफ कितना, 125 एम्पियर, 125 एम्पियर, एम्पियर इज पास्ड थ्रू, पास्ड थ्रू ए solution of, ए solution of एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, ठीक है। हाउ मच, हाउ मच टाइम विल बी, विल बी टेकन टू लिबरेट, लिबरेट 100 ग्राम एल्यूमिनियम, 100 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, पहली नंबर तो गिवन, क्या क्या दिया है, आपका कितना करंट है, करंट की वैल्यू 125 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दी है, आई इक्वल टू 125 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे और क्या कह रहा है, इस पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाउ मच टाइम, टाइम यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है, टाइम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। कितना आपको लिबरेट करवाना है, तो 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 100 ग्राम दिया है, ओके। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के सोल्यूशन में पास आउट करवाया जा रहा है, ठीक है। सोल्यूशन कैसा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। तो इस केस में एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करवाना है ना, तो एल्यूमिनियम का क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, आप जानते हो कि इजकल टू, एल्यूमिनियम का मास कितना है भाई, एल्यूमिनियम का मास होगा आपका, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, और डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट ऑन एल्यूमिनियम आयन। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम कितना होता है, 27, और कितना चार्ज प्रेजेंट है एल्यूमिनियम आयन के ऊपर, तो 3, तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसी तरीके से डब्ल्यू इजकल टू, आपने पढ़ा है फार्मूला, इजकल डब्ल्यू इजकल टू EIT बाई 96,500, ठीक है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी रखना है, 100 रखना है, ई की वैल्यू कितने रखना है, 9 रखना है, आई की वैल्यू 125 रखना है, और टी की वैल्यू कितनी रखनी है, तो टी की वैल्यू हमको कैलकुलेट ही करनी है, बाई 96,500, ठीक है।
ये सारी वैल्यू आप अगर रखोगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी इक्वल टू आएगी आपका 8577.77 सेकेंड। इतना आपकी आंसर आएगा। आप अपने कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो अगर आपको विश्वास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ कि टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 8577.7 सेकेंड। ठीक है, यानी आप इसे मिनट में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आगे चलते हैं, तो ये कह रहा है, अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि हाउ मच O2, how much O2 gas will be liberate, gas will be liberate, how much gas will be liberate at NTP during the electrolysis of copper sulfate solution if current of 2 ampere 2 ampere is passed for 10 मिनट। बहुत बढ़िया सवाल है। 10 मिनट थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू दी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो हमें सबसे पहले क्या है कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है, तो भाई कॉपर सल्फेट का करवा रहा है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पे इसका एक सोल्यूशन का, तो आपको पता है कि कैथोड पे क्या मिलता है आपको, कैथोड पे मिलता है आपको कॉपर, कैथोड पे मिलता है कॉपर। यानी वहां पे क्या होता है, जो कॉपर आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी कॉपर कैथोड के ऊपर जमा होने लगता है। इसी तरीके से आप एनोड की बात करते हो, तो एनोड पे क्या आपको मिलता है, एनोड पे मिलता है कि जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन गैस में प्लस वाटर में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको मिलेगा 2s2। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि अगर एक मोल एक मोल ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करवाना है, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना मोल चार्ज आपको पास आउट कराना पड़ेगा, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 × 96,500 गुलाम चार्ज अगर आप पास आउट करवाते हो, इतना चार्ज पास आउट करवाने पे 1 मोल, ठीक है, 1 मोल आपका ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। और आप देखो ये जो आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आप किसी भी गैस का जो आपका वॉल्यूम होता है, आपको पता है कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगा एट एनोड, जब आप क्या करोगे, कितना चार्ज पास आउट करवाओगे, तो इतना ही, तो 4 × 96,500 गुलाम। इतना अगर आप गुलाम चार्ज पास आउट करवाते हो, तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा एट एनोड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो वही कह रहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन गैस विल बी लिबरेट at NTP during the electrolysis of copper sulfate solution if current of 2 ampere is passed for 10 मिनट। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो कितना चार्ज पास आउट करवाया जा रहा है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वैल्यू, आई इक्वल टू 2 एम्पियर दिया है, और टी इक्वल टू क्या दिया है 10 मिनट, और मिनट को आप सेकंड में चेंज करो तो कितना आएगा, 600 सेकंड आएगा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई की वैल्यू 2 दिया है और टी की वैल्यू 600 दिया है, यानी ओवरऑल क्यू की वैल्यू क्या दिया है, 1200 गुलाम।
इतना कूलाम चार्ज पास आउट करवाया जा रहा है वास्तव में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर। तो आप यहाँ पे अगर देखते हो कि इतना चार्ज पास आउट करवाने पे इतना इतना लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप बात करते तो 1 कूलाम चार्ज पास आउट कराने पे कितना लीटर ऑक्सीजन लिबरेट होगा, तो 22.4/4 इंटू 96,500 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा एट ए नोड। ठीक है, इतना कूलाम 1 कूलाम चार्ज पास आउट करवाने पे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमको यहाँ पे दिया कितना है, 1200 कूलाम चार्ज पास आउट करवा रहा है। अगर हम क्या करूँ, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिखता हूँ ना, 1 कूलाम चार्ज पास आउट करवाने पे कितना लीटर ऑक्सीजन, तो 22.4 डिवाइड बाई 4 इंटू 96,500 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो अगर दोनों पक्षों में हम क्या करें, दोनों साइड में 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1200 कूलाम हो जाएगा। इधर से क्या, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो 1200 कूलाम, यानी 1200 कूलाम चार्ज पास आउट करवाने पे इतना लीटर इतना लीटर आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा। ये जो वैल्यू है आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। ठीक है, तो आप मोबाइल में कैलकुलेटर है, आप निकालिए और इसको यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको कितनी वैल्यू यहाँ पे आएगी, तो आएगा 0.0696 लीटर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके। इसी तरीके से एक और मैं यहाँ पे आपके प्रॉब्लम उठा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम आपका अगला प्रॉब्लम ऐसा है कि कह रहा है कि ऑन पासिंग करंट ऑन पासिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 30 मिनट इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ aqueous solution of सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट 0.314 0.3124 ग्राम सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट एट कैथोड। कैलकुलेट द करंट इफिशिएंसी। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द करंट इफिशिएंसी। करंट इफिशिएंसी की वैल्यू हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखो क्या क्या दिया है, अन पासिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दी है। तो आई इजकल टू 0.5। ठीक है, टी इजकल टू 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब यहाँ पे 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड की बात कर रहा है। और इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, चलो कोई बात नहीं, ये कितना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट कर रहा है, तो डब्ल्यू इजकल टू 0.3124 ग्राम। ठीक है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड। ओके, करंट एफिशिएंसी की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो ये जो वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू आपका याद रखना, ये जो कितना आपको कितना ग्राम सिल्वर आपको डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड, तो इतना ग्राम। तो ये जो वैल्यू, ये जो आपका सब, ये जो क्वांटिटी दी है सिल्वर का जो डिपॉजिट हो रहा है एट कैथोड, ये वैल्यू आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वैल्यू है। यानी वास्तव में इतना ग्राम सिल्वर लिबरेट हुआ था जब ये सारा कंडीशन लगाया गया था, यानी 0.5 एम्पियर की करंट 30 मिनट के लिए पास आउट करवाई गई, तो वास्तव में इतना ग्राम सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हुआ था। ठीक है, लेकिन हम फार्मूले के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप जानते हो फार्मूला क्या है, आई टी, यानी फैराडे फर्स्ट लॉ का जो फॉर्म से जो डेराइव फार्मूला है उससे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें हम देखते हैं, थ्योरेटिकल मतलब कैलकुलेटेड चीजें। ठीक है, तो
500। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो इजकल टू एटॉमिक, सॉरी, मास ऑफ सिल्वर आयन और डिवाइडेड बाई चार्ज प्रेजेंट ऑन सिल्वर आयन। तो कितना चार्ज प्रेजेंट है, वन ही तो प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सिल्वर आयन कितना होता है, 108 होता है बाई वन, यानी 108 ही आने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे 108 इंटू आई की वैल्यू है आपका जीरो, यानी 0.5 का मतलब हाफ, ठीक है। और टी का मतलब यहाँ पे हो गया आपका 1800, ठीक है। और बाई 96,500, ये दो से दो, ये 900 आएगा, ठीक है। यहाँ से दो ये वाला कट गया, और आपका आएगा 9 × 72, 7 और 9, ठीक है। इतना आने वाला है भाई 965, ठीक है। तो देखो ये कितना आने वाला है, आप यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आने वाला है। हाँ, जारी सी बात है, नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी है, ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी, यानी वन से ज्यादा आएगी, यानी यहाँ पे आने वाला है 1.0073 ग्राम, इतना आपको आएगा। यानी फैराडे ला के हिसाब से, यानी कैलकुलेटेड जो मास होगा सिल्वर का, जो डिपॉजिट होगा एट कैथोड, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होगे सिल्वर नाइट्रेट का, यानी थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मास थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल मास जो आपको ऑब्टेंड होगा सिल्वर का एट कैथोड, वो इतना होगा, और प्रैक्टिकल कितना दिया, इतना दिया है। हमने कहा था कि जो करंट एफिशिएंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किसका किसका कैसे निकाला जाता है, तो आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मास या प्रैक्टिकल वेट ऑफ सबस्टांस विच आर डिप्लेरेटेड और डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और डिवाइडेड बाई, यानी डब्ल्यू प्रैक्टिकल की बात हो रही है, और डिवाइड बाई डब्ल्यू थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल यानी कि कैलकुलेटेड, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रैक्टिकल में वास्तव में कितना मिला, तो 0.3124, और डिवाइड बाई यहाँ पे थ्योरेटिकल कितना मिला, तो 1.0073, और मल्टीप्लाई बाई 100। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आएगा यहाँ पे 31.01%, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इतना यहाँ पे जो करंट इफिशियंसी होगी कितनी होगी, 31.01% होगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।